जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी के पहले के बयानों को देख लीजिए। इन दोनों का अधिकृत बयान है कि सरकार को तारी पर से बैन हटाना चाहिए। चिराग पासवान जी ने भी कहा था कि तारी एक नेचुरल जूस है। चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। अब इतना सत्ता का लोभी और लालची है ये व्यक्ति, यह रामविलास पासवान का बेटा हो ही नहीं सकता। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ कभी नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों लगातार बिहार का राजनीतिक पराक्रम है और 2025 का विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से नजदीक आते जा रहा है, तमाम पार्टियों में हलचल भी है और एक दूसरी पार्टियों में आने जाने का क्रम लगातार बना हुआ है। उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे, चिराग पासवान की बात करेंगे। किस प्रकार से कल तक पशुपति पारस कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जिसको यह पता नहीं है कि किधर जाएंगे, इधर की उधर, इसी क्रम में वह रोड पर कुचला जाता है। और आज जिस प्रकार से पारस जी अभी तक तय नहीं कर पा रहे, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव में उनको सीधे बेदखल कर दिया एनडीए ने, उसके बाद से उन्होंने अपना सारा जो पोस्टर है, जो बैनर है, वह भी हटा लिया था अपने सोशल अकाउंट से। लेकिन उसके बावजूद फिर जब 2 दिनों पहले सवाल किया गया, इसके पहले आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव भी आए थे दही चूड़ा भोज में और उस दिन बिहार की राजनीति गर्मा गई थी, वैसे में जब पारस जी से सवाल किया गया 2 दिनों पहले, तो फिर उनका कहना है कि मैं 243 पर लड़ूंगा यदि सम्मानजनक समझौता नहीं होगा। और किससे सम्मानजनक समझौता होगा, इस पर उन्होंने अभी खोला नहीं है राज। सीधे तौर पर कहा है कि एनडीए से भी बात मेरी हो सकती है, महागठबंधन से भी हो सकती है। चिराग पासवान जो लगातार बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब विपक्ष में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफत उनकी सारी राजनीति और भारत रत्न से लेकर के तमाम वो बातें आपको याद होगी। और वही रामविलास पासवान की मूर्तियां बिहार में एक जगह नहीं कई जगह तोड़ी गई, उनके कर्मभूमि हाजीपुर में तोड़ी गई, उनके शिलापट से मेन हॉल के ढक्कन को ढक दिया गया। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। श्रवण जी, बड़ी बड़ी बात आप लोग भी करते थे, पारस जी भी करते थे, आपको याद होगा हर पीसी में यह उनका उदाहरण रहता था कि रोड पर वही जानवर मरता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आदरणीय हमारे नेता पशुपति पारस जी विधानसभा की पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और उनके साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी मजबूती से चुनाव में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है, यह चुनाव हमारे लिए चुनौती है और इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में ले भी रहे हैं, क्योंकि 20 वर्षों से जो एनडीए की बिहार में सरकार है, एक व्यक्ति की हुकूमत है, एक व्यक्ति का निजाम 20 साल से है। बिहार की जनता पूरी तरह से इस सरकार से उब चुकी है और जान लीजिए इस सरकार में जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, बिहार में, केंद्र में और बिहार में, यह दलितों का इस सरकार में पतन का काल शुरू हो गया है। दलितों के सबसे बड़े नेता चिराग तो जुड़े हुए इसी सरकार के साथ। दलितों का पतन का काल इस मायने में शुरू हो चुका है कि आप बिहार के दलितों को तो पटना दिल्ली कार्यक्रम करते हैं, रैली करते हैं, सम्मेलन करते हैं तो बुला लेते हैं, पूरी सब्जी पर या गाड़ी भेज के जिंदाबाद करा लेते हैं, बुला लेते हैं। लेकिन दलितों का जो अधिकार पर डाका डाला जा रहा है एनडीए के सरकार के द्वारा, एनडीए के सरकार के द्वारा दलितों के जितने मौलिक अधिकार हैं जो संविधान की रचना करते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, वो सारे अधिकार को छीनने की एक बड़ी साजिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं, जो संघी लोग हैं। चाहे बिहार में सैकड़ों बरस से बिहार के दफेदार चौकीदार जो बिहार के अलग अलग गांव में आज़ादी के पहले से चौकीदारी करते हैं, दफेदारी करते हैं, रखवारी करते हैं, समाज का रक्षा करते हैं, समाज को सुरक्षा देने का काम करते हैं, उनके अधिकार को भी छीना जा रहा है। और चिराग पासवान जी के एक पार्टी के नेता हैं, उनका
बयान है, मैं कहिएगा तो अभी दिखा दूंगा आपको, और भारतीय जनता पार्टी के भी एक प्रवक्ता का बयान है जो अधिकृत प्रवक्ता है। इन दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि दफेदार चौकीदार के नौकरी में परिवारवाद नहीं चलेगा, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी बात रही तारी जो है, पासी समाज, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, और लखनऊ के पीछे भी चले जाइए, और बिहार के सभी जिलों में चले जाइए, सभी जगह तारी एक आजीविका का साधन है। हाँ, और पासी समाज भारी संख्या में लड़ाकू समाज हैं। अंग्रेजों से बड़ा इतिहास है, अंग्रेजों से लोहा लेने का भी। तारी जो है और तार का जो पेड़ है वो कृषि है। कैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी का बुद्धि फिर गया, या उनके भ्रष्ट अफसरों ने कैसे शराबबंदी में तारी को भी शामिल कर लिया, यह बेहद ही मूर्खतापूर्ण था एनडीए सरकार की। लेकिन जीतन राम मांझी, चिराग पासवान इसमें मौन है। जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी के पहले के बयानों को देख लीजिए। जब यह लोग सरकार के बाहर रहते हैं, जब कुर्सी पे नहीं रहते हैं, इन दोनों का बयान है, इन दोनों का अधिकृत बयान है कि सरकार को तारी पर से बैन हटाना चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि तारी एक जूस है, चिराग पासवान जी ने भी कहा था कि तारी एक नेचुरल जूस है। इन लोगों ने कहा था कि तारी एक दवा भी है जो बीमारी में भी काम आता है। तारी जो है, तारी, डॉक्टर ने कहा है कि तारी एक, जब बीमार होते हैं, जब आपको जोंडिस होता है तो जोंडिस में दवा के रूप में काम करता है, ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं। तो तारी तो पुश्तैनी धंधा है, तारी तो एक कृषि है, और इस पर से जो नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए सरकार ने बैन लगा दिया, तो और यह चौकीदार दफेदार का सवाल है, या जो भी रिजर्वेशन के सवाल हैं, सारे जो सरकारी नौकरियां हैं सब निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण में कहीं से हमने पहले भी मांग किया कि निजी सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए। तो बड़े बड़े सेक्टरों में, बड़े बड़े सरकारी सेक्टरों में, सब में निजीकरण हो रहा है सरकार नौकरियों में। तो हम आज भी मांग करते हैं पूरी, और इसके लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे पूरी मजबूती से, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बड़ा सवाल है श्रवण जी कि जो चिराग पासवान तारी से लेकर के दफादार चौकीदारों की बात तो छोड़िए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो दलितों के हिंदुस्तान के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी जब मूर्ति तोड़ी जा रही है, अभी आपने देखा होगा पिछले सप्ताह औरंगाबाद में मूर्ति तोड़ा गया, इसके पहले उनके कर्मभूमि हाजीपुर में तोड़ा गया, उसी स्लैब से नाली का जो है ढक्कन बना करके उसको लगा दिया गया। चिराग आखिर क्यों चुप? देखिए, देश की एक सबसे बड़ी मक्कार पार्टी है, देश की एक सबसे बड़ी धूर्त पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उससे मक्कार पार्टी, जो विश्व के अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, विश्व की सबसे बड़ी मक्कार पार्टी है, उस मक्कार पार्टी के चक्कर में ये लोग पड़ गए हैं। चिराग जी और मांझी जी, हमारे नेता भी पड़े थे उस मक्कार पार्टी के चक्कर में, महाराज जी भी पड़े थे, लेकिन समय रहते सचेत हो गए। सचेत कहाँ हुए? अभी सचेत नहीं है। उस मक्कार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है, वह डीएनए में ही अंबेडकर विरोध है, दलितों का विरोध है। आप आरएसएस में चले जाइए, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह बिल्कुल, भाजपा जो है यह सोचती है, इसका सोच है कि एक दो दलित को मंत्री बना दो, एक दो दलित को दिखावा के लिए कुर्सी पे दे दो, और एक मैसेज चला जाए कि हम दलितों को का रहनुमा है या दलितों का सम्मान दिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है लोकसभा का, विधानसभा का, 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था बिहार में विधानसभा के चुनाव में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या हाल हुआ था बिहार में? 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने देश में यह नारा लगाया कि
400 सीट भारतीय जनता पार्टी को, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा लगाया। और ये लोग भाषण में कहते थे जहाँ, और इनके भाजपा के सांसद, भाजपा के बड़े बड़े नेता, कि 400 सीट आप दीजिए क्योंकि ये जो संविधान है इसको बदलना है। जी। तो ये हाल ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 300 पूरी तरह से बहुमत में भी नहीं आ पाई, अकेले नहीं आ 240 सीट पर सीमित। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है, तो दलितों के बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर जो माने जाते हैं, अपना अपना जो लोग घोषणा करते हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, आखिर क्यों बने हुए हैं बीजेपी के साथ? इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जब हमने बराबर कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जब मूर्ति तोड़ी गई, वैसे में चिराग पासवान की बोलती क्यों बंद है? चिराग पासवान ने कहा, चिराग पासवान ने आधिकारिक रूप से रो रो कर कहा कि नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता का अपमान किया है, नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता रामविलास पासवान जी को गाली देने का काम किया, हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। जब तक हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने, चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री जी, मेरे पिता रामविलास पासवान को ये 8 अक्टूबर 2021 की बात है, जब उनकी पहली पुण्यतिथि थी। चिराग पासवान ने पत्र लिखा और लगातार वो पत्र लिखते थे। पत्र के माध्यम से सरकार की, नीतीश कुमार की नाकामियों पे लगातार प्रतिदिन पत्र भेजते थे और नीतीश कुमार की नाकामियों पर सवाल उठाते थे। और पत्र लिख के उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी को, मेरे पिता को, भारत रत्न देने की सिफारिश आप कीजिए, केंद्र सरकार को भेजिए। दूसरा उसने पत्र में लिखा था कि मेरे पिता रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाई जाए सरकार के द्वारा, हाजीपुर स्टेशन का नाम भी बदला जाए, वो भी उसकी मांग थी। और उसने उसका पत्र उठा के देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा। जी, हमने देखा है। तो उसके पत्र में इस बात का भी उसने उल्लेख किया कि पूरे बिहार के सभी जिलों में हमारे पिता रामविलास पासवान जी का प्रतिमा लगाया जाए। अब इतना सत्ता का लोभी और लालची है ये व्यक्ति, इतना, यह रामविलास पासवान का बेटा हो ही नहीं सकता। यह रामविलास पासवान का, इसके शरीर में खून है, इस पे भी हमको संदेह है। अब मैं आता हूं मूर्ति पर, जो उसने कहा था कि आदमकद मूर्ति और सभी जिलों में मूर्ति लगाया जाए। सरकार ने तो कहीं मूर्ति और प्रतिमा रामविलास पासवान का नहीं लगाया अनिल जी, लेकिन बिहार के पासवानों ने, बिहार के दलितों ने, और जो चौहरमल के वंशज हैं, वीर शिरोमणि चौहरमल के वंशज, उन्होंने प्रतिमा अपने पैसा से चंदा करके अपने पूर्वज, अपने पुरखे रामविलास पासवान का लगाया, गया में, औरंगाबाद में, कई जिला में। और ये 2 महीनों में रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ के, रामविलास पासवान की मूर्ति को, प्रतिमा को खंडित करके, विखंडित करके फेंक दिया जाता है। आज से 1 सप्ताह पहले भी औरंगाबाद में रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ के और रामविलास पासवान की प्रतिमा के में कालख लगा के मुंह पर असामाजिक तत्वों के द्वारा फेंक दिया गया। उसके पहले गया में हुआ, आज से 2 महीना पहले हाजीपुर में जो सिपेट है, जो रामविलास पासवान जी ने जिसकी स्थापना की, वहाँ जो और भी रेलवे का है, जीएम ऑफिस है या जोनल ऑफिस है, या और भी जो ऑफिस आए हैं, कई ऑफिस आए हैं, तो वहाँ रामविलास पासवान जी का जो शिलापट लगा हुआ था, जिसमें उद्घाटन हुआ था, रामविलास पासवान जी के शिलापट को हाजीपुर में 20 शहर में उस कार्यालय में, ऑफिस में शिलापट को तोड़कर उससे गटर जो वहाँ ढक्कन बना दिया गया। इस पर चिराग पासवान खामोश रहे। देखिए, रामविलास पासवान जी जितने, चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी हमारे भी नेता हैं, हमारे भी आदर्श हैं,
उनके भी पिता हैं, उनके भी आदर्श हैं आदरणीय पारस बाबू के। लेकिन जब जब रामविलास पासवान जी को बेइज्जत किया जाता है, रामविलास पासवान जी को अपमानित किया जाता है, दफेदार और चौकीदार पर लाठी चलाया जाता है, पासी समाज का जीविका पर प्रहार किया जाता है, पासवान समाज के जीविका पे प्रहार किया जाता है, और यहाँ तक कि दलितों का जो हमने कहा कि पतन का काल शुरू हो गया है इस मोदी और नीतीश के सरकार में, यह सब पासवान का तो वोट ले लेता है। रामविलास पासवान के नाम पर रोटी सेकता है, रामविलास पासवान की रोटी खाता है, रामविलास पासवान की राजनीति की रोटी खाता है। लेकिन रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ दी जाती है, प्रतिमा तोड़ दी जाती है, उनके शिलापट को उखाड़ के गटर झापा जाता है। देखिए श्रवण जी, आप भावुक हो रहे हैं, चूंकि हमने शुरू में कहा कि आपसे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आप लोग एक ही परिवार, चूंकि चाचा भतीजा एक पार्टी है और इस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान है, उनकी आत्मा आज करा रही होगी कि जिस प्रकार से देश के कई प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, आज उनका बेटा भी इस जगह पर है, उनके भाई भी अभी कुछ दिनों पहले तक केंद्र में मंत्री थे, और उनकी प्रतिमा के साथ जिस प्रकार से खेल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा आज करा रही होगी। श्रवण जी, भावुक नहीं होइए, जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए, बिहार में, देश में देखा, पूरे देश के दलितों ने देखा, और कैसे चिराग पासवान की इन लोग का जमीर मर गया है, इन लोग का आत्मा मर गया है। अनिल जी, ये लोग क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, इन लोग का जमीर मर चुका है। यह बिहारी है भी नहीं, यह फुल्ली विदेशी है। इसका चाल, चरण, चरित्र, चेहरा, आचरण, व्यवहार, सारा का सारा एकदम रामविलास पासवान के विचारधारा के विपरीत है। हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं। हम भी 37 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, 37 वर्ष से पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं, सिद्धांत वाले लोग हैं, असूल वाले लोग हैं। रामविलास पासवान के सिपाही हैं, लोहिया के सिपाही हैं, कर्पूरी के सिपाही हैं, जेपी के सिपाही हैं, और समाजवाद और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अंबेडकर हमारे रग रग में बसा हुआ है। लेकिन जिस दिन राज्यसभा के अंदर अंबेडकर साहब का चर्चा हो रहा था और देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर साहब को जिस तरह अपमानित किया, जिस तरह अंबेडकर साहब का नाम लेकर अंबेडकर साहब का उपहास उड़ाया, यह व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति का नाम चिराग पासवान है, यह व्यक्ति वहाँ रावण की तरह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। रामविलास पासवान जी जिंदा रहते तो अमित शाह की बोलती बंद कर देते उस दिन राज्यसभा में। ये सब व्यक्ति अंबेडकर साहब, अब अमित शाह जैसा व्यक्ति, ठीक है, वह गृह मंत्री है, ठीक है, देश का गृह मंत्री है, लेकिन अमित शाह का बैकग्राउंड क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। आप लोग जब साथ थे तब बैकग्राउंड नहीं पता था? हम कभी साथ नहीं थे। आपके हमारे कहने मतलब केंद्रीय मंत्री हम भारतीय जनता पार्टी के ताल ठोक के कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ कभी नहीं थे। कहा तो जा रहा है कि यदि पारस जी को अभी भी बीजेपी बुलाएगी तो चले जाएंगे 5 सीट पर, विधानसभा के 5 सीटों के लिए चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब आपका, ये सब गलत धारणा। पारस जी किसके साथ जाएंगे, महागठबंधन की एनडीए? अब तो ये पूरी पार्टी को तय करना है। नहीं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो हम कैसे तय कर सकते हैं? आपको पता तो होगा ना, जिस प्रकार से लालू जी आए थे उस दिन आप वहीं थे। जिस दिन पता हो जाएगा आपको बता देंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या काम है? अभी आप लोगों को क्लियर नहीं है कि किधर जाएंगे। अरे जिस दिन पता हो जाएगा हमको। लेकिन संभावना तो बनी हुई है ना एनडीए में जाने की। अरे जो भी संभावना होगी, राजनीति संभावनाओं, नहीं, हमारा कहना है कि संभावना है या संभावना? अरे राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। मतलब माना जाए कि आप जा सकते हैं। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं जा सकते हैं?
ये तो पार्टी ने फैसला लेगी, हम प्रवक्ता हैं तो पार्टी जिस दिन फैसला लेगी उस दिन हम आपको बुला के बता देंगे कि पार्टी का यह फैसला है। हम तो पार्टी का फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं है। पूरी पार्टी जब बैठेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव का बैठक होगा, नेशनल काउंसिल का बैठक होगा, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, तो जब फैसला हो जाएगा। नदी के दो धारे होते हैं, आप लगता है नदी किनारे गए होंगे या नदी उदी में नहाए होंगे तो घर के बगले में नदी। हाँ, नदी में स्नान, यदि नए नदी में स्नान किए हैं तो अभी कुंभ स्नान चल रहा है, जाना चाहिए। बड़ा एनडीए प्रचार कर रहा है, बड़ा व्यवस्था हुआ है, जाइएगा भी नहीं, कितना लोग मर गया, सरकार आंकड़ा भी नहीं जारी कर रही है। तो नदी में जब स्नान करते होंगे तो नदी का दो धारा होता है, नदी के तीन धारा होता है क्या? तो नाव जब आपके बीच मझधार में है तो नाव को तो इस पार लगाना होगा या उस पार ले जाना होगा। 20 धार में नाव रहेगी तो नाव डूब जाएगी। तो यहाँ पर भी चरितार्थ हो रहा है क्या? पाराजी लगातार जो कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है, आप नाव से अब आ जाइए रोड पर, कि रोड पर वही जानवर मरता है जिसको पता नहीं है कि किधर जाना है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अभी वही जानवर वाली स्थिति है कि आपको पता नहीं है कि किधर जाना है। नहीं भाई, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता। दोनों तरफ जाना है? नहीं, दोनों तरफ कहा जाना है। हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एगो कहावत, हम लोग उस पर दो नाव पे चढ़ी, अब पैर फट के दोनों पैर, हाँ, ना खुदा मिला ना विशाले सनम, है ना। तो खुदा भी नहीं मिलेगा और सनम जो है आपका वो भी आपसे। चलिए, तब बंद शब्दों में आपने कह दिया। लेकिन इन दिनों जो अभी रविदास जयंती जो मनाया गया, संत रविदास जयंती, आप देखे होंगे पूरा बीजेपी में हुआ। क्या बीजेपी का प्रोग्राम था? बड़ा, ये तो कल भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह खेल देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी कल पूरे पटना में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, बाप रे बाप। हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास का कोई बड़का कार्यक्रम कर रही है, ये सब बड़का दलित का शुभचिंतक हो गया है रे भाई। तो पता चला कि तो सरकारी कार्यक्रम था। सरकार के पैसे से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने कार्यक्रम आयोजन किया था। और जो मित्र, कौन मित्र? विकास मित्र, हाँ, पूरे बिहार से विकास मित्र को बुलाया गया था, जो सरकार के नुमाइंदे हैं। विकास मित्र को बुलाया गया था, भारी संख्या में विकास मित्र आए थे। और उस सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से सरकार, या तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी जिस तरह करप्शन से समझौता नहीं करते, भ्रष्टाचार से, तो कल ये तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। अनिल जी, यह बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि सरकार का पैसा का दुरुपयोग करके सरकारी कार्यक्रम के नाम पर तुमने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पूरे पटना में भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग लगाया और उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बताया। और उस होर्डिंग में दिल्ली से लेकर नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह, सारे दिल्ली वाले नेता, बिहार वाले जितने भी, यह जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोडर हैं, ये लीडर नहीं है, लोडर है, जो भाजपा, ये मुंशी मैनेजर जो हैं बिहार वाले, इन लोग का भी फोटो लगाया। और नीतीश कुमार जी का एक छोटा सा फोटो सरकारी प्रोग्राम में, सरकारी कार्यक्रम में, सरकार का कार्यक्रम, सरकार का पैसा, सरकार का साधन, सरकार का संसाधन, और नीतीश जी का फोटो एक कोना में ले जाकर नीतीश जी को खड़ा कर। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दब से गए हैं। नीतीश कुमार जी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अब नीतीश कुमार को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे देश में कब्जा करो अभियान चला रही है, कुर्सी हड़पो, किसी भी तरह केन प्रकार जो भी एजेंसी लगाना हो, जो जितना भी पैसा, धन, बल, जितना फोर्स, ताकत लगाना हो, आरएसएस को झोंक देना हो, कब्जा करो, कुर्सी हड़पो, किसी भी तरह अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से लोकतंत्र को कुचल कर, है ना,
अब लोकतंत्र नाम का लेकिन दिल्ली में तो बीजेपी की शानदार वापसी हो गई। अरे चिराग पासवान जदयू को भी सीट मिला, लेकिन अरे बीजेपी की कोई वापसी नहीं हुई। दिल्ली का चुनाव पूरे देश के चुनाव से डिफरेंट है। दिल्ली में जो एलजी है वह सुपर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो उनके अधीन है, उनके अधीन है। दिल्ली पुलिस ने किस तरह पूरा देश ने देखा। अभी उपचुनाव हुआ उसी दिन मिल्की ये यूपी में है ना, वहाँ किस तरह धांधली हुआ, किस तरह बुर्का। पुलिस का काम है, यह तो इलेक्शन कमीशन का काम है, प्रोजाइडिंग अफसर का काम है। पुलिस का काम नहीं है कि औरतों का बुर्का उठा के जिस तरह की धांधली हुई है, जिस तरह शिवसेना के साथ किया महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कोई सहयोगी, सबसे पुरानी कोई सहयोगी शिवसेना थी। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद देश में हुआ करते थे, जिस समय विपक्ष के लोग यह नारा लगाकर भाजपा को चिढ़ाते थे कि हम 2 हमारे 2, उस समय शिवसेना ने अपना कंधा लगाकर, उस समय नारा लगता था अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। बीजेपी के 3 धरोहर अटल अडवाणी, मुरली मनोहर। उस समय तो ये पैदा नहीं लिए थे अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी उस समय दरी सफेदा बिछाने का काम करते थे। तो निश्चित रूप से जो शिवसेना का हाल किया, शिवसेना को तोड़ा और शिवसेना को तोड़कर जिसको लाया, तो माना जाए कि महाराष्ट्र वाले अरे शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया। अब 1 सीट दिया नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने, केवल दिखावा के लिए। चिराग जी को भी दिया। चिराग का तो 100% स्ट्राइक कहाँ घुस गया पता नहीं चला। वहां बड़ी संख्या में देवली में पासवान वोट है। आप निकाल लीजिए, आंकड़ा निकाल लीजिए, हम ना झूठ बोलेंगे। आंकड़ा थोड़ी गलत बोलेगा, इलेक्शन का वेबसाइट थोड़ी बोलेगा। करारी हार हुई और नीतीश कुमार जी को तो हराने में भाजपा ही लगी हुई थी कि बिहार में कमजोर करें। नीतीश कुमार जो बार्गेनिंग, हाँ, ये जो बड़ा भाई जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं हम जदयू बड़ा भाई है, तो ये बड़ा भाई को कैसे साइज इसका 6 इंची नीचे से, चिराग का जो बिहार में 100% स्ट्राइक रेट, हाँ, जिसका 6 इंची नीचे से छोटा किया जाए। अब जीतन राम मांझी जी का दर्द नहीं देखे थे कि हमारे औकात को कम करके आका गया, हमको ना एगो झारखंड में दिया गया ना दिल्ली में दिया गया, तो पता चल गया। माना जाए कि महाराष्ट्र वाली घटना बिहार में दोहराई जाएगी। नीतीश कुमार जी, देखिए लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बड़ा चलाकर चतुर आदमी है। नीतीश कुमार जी यह सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ भाजपा का रथ जब अडवाणी रथ लेके निकले थे तो लालू जी ने रोका था। अब भाजपा के रथ को 2025 में नीतीश कुमार ही रोकेंगे। चलिए आखिरी सवाल है मेरा श्रवण जी कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी बात हो रही है कि बिहार की राजनीति में आएंगे या 2025 का चुनाव भी लड़ेंगे, क्या लग रहा है? आना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के जमीन को हड़पना चाहती है, जनता दल यू के जमीन को कब्जा करना चाहती है। हमने अभी जिस बात का उल्लेख किया, जो नीतीश जी के सिपाही हैं, जो सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, जो सोशल जस्टिस के सिपाही हैं, है ना, वो सारी बातों को समझ गए हैं। वो लोग जनता दल यू के अंदर से पूरी मजबूती से एक आवाज़ उठी है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, निशांत को बागडोर संभालना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी। इसलिए निशांत यदि राजनीति में आते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है, तो निश्चित रूप से यदि निशांत आते हैं राजनीति में। यहाँ भी देखिए वो अश्वनी चौबे का बेटा है, कई लंबी है, विवेक ठाकुर है, कई लोग हैं, लंबा लिस्ट है जिनके पुत्र भाजपा में राजनीति में है। अब हुकुमदेव यादव का बेटा अशोक यादव, परिवारवाद, ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चिरकुट प्रवक्ता सब जो दिन रात बोलते रहते हैं, दिन रात लालू चालीसा, लालू, एक ही काम है इस मामले में, एक ही काम है
जब जाइए तो परिवारवाद। अरे तुमरे यहाँ परिवारवाद तो ऊपर से नीचे कूट कूट तक पर। अरे बांसुरी स्वराज अभी सांसद है, किसकी बेटी है? सुषमा स्वराज की। अभी वह जो अनुराग ठाकुर, कि बहुत लंबी लिस्ट, यहाँ लंबा लिस्ट है, बिहार में लंबा लिस्ट है। लिस्ट लेके बैठ जाएंगे तो इनसे भाजपा, ये जो राजनाथ सिंह का बेटा MLA है, ये कौन सा परिवारवाद है? ये तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरा हुआ है। और ये कहता है चलनी दूसरे पे, जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारा करते। इसका खुद शीशा का भाजपा इतना पतित पार्टी है कि इसके वॉशिंग मशीन में चल जाइए तो आप बड़का संत सन्यासी योगी आदित्यनाथ हो जाइएगा। इनके वॉशिंग मशीन से में जाने से इनकार कर दीजिए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, तमाम भ्रष्टाचारी। सबसे बड़ा खुलासा है श्रवण अग्रवाल का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी प्रकार से बीजेपी का रथ रोकेंगे जिस प्रकार से आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। और जो श्रवण अग्रवाल का सबसे बड़ा जो विस्फोटक खुलासा है, जिस प्रकार से उन्होंने जो बयान दिया है चिराग पासवान को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर के, कि दलितों के मसीहा होने की बात करते हैं, जब चिराग पासवान अपने पिता की मूर्ति जिस प्रकार से बिहार में एक जगह नहीं कई जगह तोड़ी गई, हाजीपुर उनकी कर्मभूमि में तो उनका जो शिलापट था जिस पर उन्होंने उद्घाटन किया था उसको मेन हॉल का चेंबर को ढकने के काम में लाया गया। हालांकि उस पर तुरंत सरकार ने कार्रवाई भी की, लेकिन जो चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफत में, उनकी पूरी राजनीति हुआ करती थी। क्या कुछ बात हो गई है कि केंद्र सरकार में जाते ही चिराग पासवान मौन है? आपको याद होगा जब दिल्ली में उनका बंगला खाली कराया गया था, चिराग पासवान ने किस प्रकार से बीजेपी के एक बड़े नेता की ओर इशारा किया था कि उन्हीं लोगों के इशारे पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर यह काम किया गया है। इसी तौर पर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। और श्रवण अग्रवाल के दाव में क्या सच्चाई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशान भी बिहार की राजनीति में आएंगे, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में हर पल बदलती जो तस्वीर है, इसमें आगे क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग बैक से।